Hello, good morning children. I am Vandana Tiwari, lecturer GGIC सरोसा वरोसा। कल फर्स्ट डे हमने बात की थी अबाउट आवर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न कैसा होगा, इसके बारे में बात की थी। किस सेक्शन से कितनी चीज़ें आएंगी और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। आज हम बढ़ते हैं अपने प्रोज सेक्शन की ओर, which is our first book. First of all, you have to learn the name of the lessons. सबसे पहले आपको lessons के नाम याद करने हैं and after that you have to learn the name of the writers. आपको writers के नाम याद करने हैं because it is the most important part for explanation. In reference you have to mention the name of the lesson and the name of the writer. आपको लिखने होते हैं राइटर के नाम और पाठ के नाम। एंड योर फर्स्ट लेसन इज अ गर्ल विथ अ बास्केट। अ गर्ल विथ अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। वो विलियम सी डगलस ने लिखा था, हु वॉज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। उन्होंने 1950 में वो इंडिया आए थे और उन्होंने जो भी फील किया, व्हाट ही फेल्ट, जो भी उन्होंने फील किया भारत के बारे में, वो उन्होंने अपने इस पाठ में लिखा है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट पैराग्राफ इज, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं यानी राइटर ऑफ द लेसन यानी विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस जब भारत आए तो उन्होंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से शुरू की। उन्होंने लिखा, मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर रवाना हो गया। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक ट्रेन से यानी रेलगाड़ी से जा रहा था एंड देन बाय कार टू रानीखेत, उसके बाद रानीखेत तक मुझे कार से जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज ऑपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। मुझे रानीखेत तक जाना था जहाँ पर अंग्रेज़ी सेना की पर्वतीय प्राचीन छावनी थी जो कि स्थित थी 120 मील फैले हुए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के सामने वाली 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित थी। मुझे वहाँ तक जाना था। द ट्रेन वॉज स्लो। रेलगाड़ी ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। और वो हर स्टेशन पे रुक रही थी जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। एट एवरी स्टॉप, हर स्टेशन पे मैं अपने कंपार्टमेंट का, बोगी का, डब्बे का दरवाज़ा खोल देता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म्स जो थे वो पूरी तरह खचाखच भरे हुए थे, मतलब पूरी तरह पैक्ड थे, पूरी तरह लोगों से भरे हुए थे। वो लोग कौन थे? सिख थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, पोर्टर्स यानी कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी वाले थे। Almost everyone was barefooted and dressed in loose garment. Almost everyone, करीब करीब हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर था। barefoot means नंगे पैर, करीब करीब हर व्यक्ति नंगे पैर था। and dressed in loose garments, और ढीले ढाले वस्त्र, ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुआ था।
I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. मुझे 3 लोगों से बात करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेज़ी बोल सकता था. We would talk वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेन टॉपिक. हमने बात की संसार के मामलों के बारे में एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य विषय के बारे में बात की. एंड न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के जो समाचार के मुख्य बिंदु थे उन पर बात की. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस तरह से मैंने राष्ट्र की भावना को, राष्ट्र की नस यानी भावना, आपकी फीलिंग कैसी है लोगों को, कि ये जानने की कोशिश की. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, और उनके विचारों को, जो सरकारी दृष्टिकोण थे के लिए उनके जो विचार थे, और नई सूचनाओं को जानने की कोशिश की. उनके जो एटीट्यूड थे, उनका जो दृष्टिकोण था उन सूचनाओं के प्रति, जो ऑफिशियल लोगों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, उसे जानने की कोशिश की. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. जो रास्ता था वो जाता था इंडिया के, भारत के कृषि क्षेत्र के सबसे अमीर स्थान से होकर गुजरता था. यानी भारत को जो सबसे समृद्धशाली जो एग्रीकल्चरल एरिया था उसके बीच में से होकर गुजरता था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. ये ऊपरी गंगा का मैदान था. 1000 feet above sea level but tropical. ये समुद्र के सतह से करीब 1000 फीट ऊंचा था, लेकिन तेज़ गर्मी वाला, उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र था. द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice. गंगा भूरे रंग की तलछट यानी कीचड़ के रूप में थी. वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी, और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे. टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास. टू द नॉर्थ, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर, इसके उत्तर दिशा की ओर जंगल थे जो, और उनमें जो घास थी, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जो घास फैली हुई थी, हायर देन अ मैन्स हेड, वो आदमी के सिर से भी ऊंची थी. एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज. और कहीं कहीं जो पेड़ों के समूह थे उनमें किसके घर थे? चीतों के, हाथियों के, अजगर के और कोबरा के. कोबरा यानी काले जहरीले नागों के घर थे. एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन. उसके अलावा हर तरफ समतल भूमि थी जो क्षितिज तक, होराइजन मीन्स क्षितिज तक फैली हुई थी. बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री. लेकिन उसमें जहाँ तहाँ डॉटेड, जहाँ तहाँ पवित्र बरगद के, सेक्रेड बनियान पवित्र बरगद के पेड़ थे, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज या पीपल के वृक्ष की. पाकर ट्रीज मीन्स पीपल के पेड़, पीपल के पेड़ की पंक्तियां थी, रोज पंक्तियां थी. शेप्ड लाइक एल्म्स एंड
some of them and having thick twisted trunk, और उनका आकार कैसे था, जैसे यूरोप में पाए जाने वाले एल्म के पेड़ों का होता है, उस तरह का उनका आकार था। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जो उनके तने थे वो थिक मोटे थे, ट्विस्टेड घुमावदार थे। हॉट ह्यूमिड वॉज मूविंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से गर्म ह्यूमिड नमी से भरी हुई हवा चल रही थी। Monk, some of them mothers with babies, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding under earth, swung off trees at the stations. Monkeys यानी बंदर, some of them mothers, जिनमें से कुछ माएँ भी थीं, with babies, अपने बच्चों के साथ, clinging to them, जो बच्चे उनसे चिपके हुए थे, and riding under earth, वो ज़मीन पर झूला झूल रही थीं। swung off trees at the stations, वो स्टेशंस पे जो पेड़ थे उन पे झूला झूल रहे थे। swung off, उस पे वो कूदम कादी कर रहे थे, झूला झूल रहे थे। looking for food, और वो खाने की खोज में थे। the villages we passed had walls made of mud, जिन गांवों के रास्ते से हम गुजर रहे थे, had walls, उनकी जो दीवारें थी, made of mud, mixed with water and cow dung, वो गीली मिट्टी की बनी हुई थी, मड की, कीचड़ की बनी हुई थी, और उसमें क्या मिला हुआ था, वाटर एंड काउ डंग, पानी और गाय का गोबर। Their peaked roofs were thatched bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Their peaked roofs were thatched, उनके जो पीक्ड मतलब होता है नुकीले, जो नुकीली उनकी जो छत थी, जो नोकदार उनके जो छप्पर थे, वो बंडल्स ऑफ ग्रास, वो घास के बंडल के बंधे हुए थे, घास के गट्ठर के बने हुए थे। टाइड टू अ बैम्बू पोल्स, जिन्हें बांस के पोल्स यानी बांस के डंडों से बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, वो जो लोहे की कड़ियाँ होती हैं जिनसे उन बंडलों को बांधा गया था, वो उनके ऊपर फैले हुए थे। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स मीन्स लोहे की कड़ियाँ होती हैं जिन्हें बांधने के लिए, तो वो उनसे बंधी हुई थी, उसके ऊपर वो घास फैली हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उस दिन जो पम्पकिन यानी कद्दू की जो बेलें थीं जो उनके ऊपर लगी हुई थी, जो उनके ऊपर खिली हुई थी, वेयर इन ब्लूम, वो पूरी तरह से खिल गई थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राइव वॉल्स, वो मटमैली मोटी, मटमैली दीवारें किसकी थी, आपकी झोपड़ी की, वो मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं लग रही थीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मटमैली दीवारों पर कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, ट्रेलिंग स्ट्रीक मतलब लटकी हुई रेखाएं, वो उन पर उस प्रकार से लटकी हुई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एक स्टेशन पर मेरी जो दिनचर्या बन गई थी, जो मेरा काम चल रहा था लोगों से बातचीत करने का, वॉज इंटरप्टेड, उसमें बाधा पड़ गई। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, एक छोटे छोटे बच्चों का पूरा समूह वो मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। दे वेयर सेलिंग बास्केट्स, वो टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवेन, हाथ से बिनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे वाली बास्केट्स।
विथ सिंपल डिज़ाइन, साधारण डिज़ाइन, साधारण आकार की और साधारण कलाकारी वाली टोकरियाँ थी वो। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, उन्होंने टोकरियों को ऊपर करके पकड़ रखा था। शाउटिंग वर्ड्स, वो कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर्स, वो कुछ शब्द चिल्ला रहे थे जिसे मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन वो बिना कोई गलती किए उनकी जो इच्छा थी वो मुझ तक पहुंचा रहे थे। मतलब वो जो कहना चाह रहे थे, वो जो उनकी जो इच्छा थी वो मुझ तक यानी राइटर तक आसानी से पहुंच रही थी, जबकि राइटर को हिंदी भाषा का ज्ञान या किसी भी अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, बिकॉज ही बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे तो उन्हें भाषा तो नहीं समझ आई, लेकिन बच्चे जो वो बास्केट्स को होल्ड करके जो भी बच्चे कहना चाह रहे थे वो उन तक स्पष्ट रूप से पहुंच रहा था। दीज वेर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, hundreds of thousands people pulled up their roots and changed their residences. Hundreds of thousands, यानी सैकड़ों हजार लोगों ने अपनी जड़ों को, अपनी ज़मीन को छोड़ दिया, and changed their residences, और अपने घर ही बदल डाले। 9 million people left पाकिस्तान, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया and came to India, और भारत आ गए। Driven by the fear of religious fanatism, उनको डर था धार्मिक धर्मांधता का कि कहीं कोई धर्म को लेकर कोई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वो अपनी जड़ों को, अपने घरों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के वो भारत आ गए विभाजन के दौरान। They were poor people to start with, वो बहुत गरीब लोग थे कि वो अपनी जीविका शुरू कर सकें। They were poorer as they began their long trek, और वो और गरीब होते गए जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा यानी पाकिस्तान से भारत की यात्रा शुरू की, तो वो गरीब पे गरीब होते गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, और जो भी वो चीज़ें लेकर आए थे क्या था उनके पास? A bit of food, यानी थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा खाना था, and a few belongings, और थोड़ी सी जो उनकी संपत्ति, कपड़े लत्ते जो भी थे वो थोड़ी सी ही चीज़ें थी उनके पास। Soon they were out of food, और बहुत जल्दी उनका खाना ख़त्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. A few days after, थोड़े ही दिनों के बाद में, जबकि उन्होंने यात्रा शुरू की थी उसके थोड़े ही दिन के बाद में, they began to fall, वो गिरना शुरू हो गए, by the wayside, रास्तों में, किनारों पर, from the weakness of hunger, भूख के कारण जो कमज़ोरी हो रही थी उसके कारण वो गिरना शुरू हो गए, and died, और मर गए, where they fell, जहाँ पर वो गिरे वो वहीं पर मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. ये जो बास्केट्स, टोकरियाँ बेच रहे थे, ये बेटे और बेटियां थे, लड़के और लड़कियां थे उन्हीं शरणार्थियों के जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। They or their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They or their parents, वो या उनके माता पिता और रिलेटिव्स या उनके संबंधी had gathered in the cities, वो शहरों में इकट्ठे हो गए थे। setting up stalls, दुकानें लगा रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सीधी सादी चीज़ें, वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और बाज़ारों में जीवन जीने के लिए, जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे।
ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वो भी बाज़ार कैसे थे, ओवर क्राउडेड, बहुत अधिक भीड़ से भरे हुए थे, पहले से ही उन मार्केट्स में, उन बाज़ारों में बहुत भीड़ थी। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स, वो सड़कों के किनारे लाइन से बने हुए कपड़े और घास के झोपड़ों में, शेड्स में रह रहे थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for their annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. The peasants, जो व्यापारी थे उन शरणार्थियों में, उन रिफ्यूजीज़ में, had been accustomed, उनको आदत थी, वो आदी थे, टू लिटिल ऑल दियर लाइफ्स फॉर, कि छोटे में जीवन यापन करने के, छोटी कम से कम सामान में जीवन चलाने के वो आदी थे, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल एक किसान की, एग्रीकल्चर एक किसान के परिवार की जो वार्षिक आय थी, डज नॉट एक्सीड, वह ज़्यादा नहीं थी, ऑन एन एवरेज, अगर औसत आय देखा जाए तो वो ज़्यादा नहीं थी, $100 अ ईयर, साल भर में केवल $100 उनकी वार्षिक औसत आय थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents अ डे और लेस देन $2 अ वीक। द एवरेज, एक औसत अकुशल, अनस्किल्ड यानी जिसे कोई भी महारत हासिल नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, ऐसा जो मजदूर था, मेक्स 30 cents अ डे, वो एक दिन में 30 cents, सेंट अमेरिकन मनी है, अमेरिका में जो कॉइन्स चलते हैं, पैसे चलते हैं, उन्हें सेंट्स कहते हैं। वो एक दिन में अनस्किल्ड लेबरर जो है एक दिन में 30 cents कमाता था, और लेस देन $2 या एक हफ्ते में $2 से भी कम। देयर इज़ 1 मील अ डे, वो दिन में एक बार खाना खाते थे, एंड नो कॉफ़ी, और ना उसमें कॉफ़ी होती थी, नो फैट, फैट मीन्स वसा का, यानी चिकनी चीज़ें कोई भी नहीं थी, चिकनी जैसे मक्खन मलाई टाइप की। दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय दैम, और ये छोटा सा अमाउंट भी, छोटी सी धनराशि भी उन्हें कमाना कठिन हो रहा था, इज़ हार्ड, उनके लिए कठिन था उस बास्केट्स को, उन टोकरियों को बेचकर। क्यों कठिन था? बिकॉज पीपल टू पुअर टू बाय दम, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो खुद ही बहुत गरीब थे, वो भी बहुत गरीब थे, तो वो क्या खरीदते? दैट नो डाउट is the reason these little children descended on like me locusts, और निश्चित रूप से इसीलिए कोई संदेह नहीं था कि किस कारण से ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े थे, मेरे ऊपर गिर पड़े थे, मेरे ऊपर टूट पड़े थे, लोकस टिड्डियों की तरह ये बच्चे मेरे ऊपर गिर पड़े थे। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिजिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमेरिका का वासी होने के नाते, एक अमेरिकन होने के नाते निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके लिए सबसे अच्छा बाज़ार था जो उन्होंने अभी तक देखा था, यानी उनके हिसाब से मेरे अंदर वो बाइंग कैपेसिटी थी, मैं एक अमेरिका का नागरिक होने के नाते मेरे अंदर वो बाइंग कैपेसिटी थी कि मैं उनके सामान को ख़रीद सकता था, और इसीलिए वो टिड्डियों के जैसे मेरे ऊपर कूद पड़े, मेरे ऊपर गिर पड़े सबके सब। तो बच्चों, ये था मेरा आज का सेशन, इंग्लिश का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर था ये, और अभी हम थोड़ा ही कंटेंट लेके चलेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग जो है पॉकेट डिक्शनरी ज़रूर रखिए पढ़ते समय, और जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाएं वो आप ज़रूर कंप्लीट करिए। जितना अभी तक कंटेंट हमने पढ़ा है उसमें से मैं 2 क्वेश्चन अभी आपको देती हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर
आपको वो आंसर ढूंढना है इस कंटेंट में से, जो भी कंटेंट आपको दिया गया. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड विलियम सी डगलस डू टू नो अबाउट द रियल फीलिंग ऑफ द पीपल. नोट डाउन, नोट करिए बच्चों. टेक अ पेन or pencil and a notebook and note down two questions. I am giving you two questions. First question is, what did William C. Douglas do to know about the real feeling of the people? And the next question is, what were the children selling at railway station? What were the children selling at the railway station according to William C. Douglas? You have to answer these questions and revise करना है आपको. जितना भी आज आपको पढ़ाया गया उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए. I know you don't have books, all of you don't have books, but that's why these classes are going on. इसीलिए क्लासेस चल रहे हैं. तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और शब्दों के अर्थ समझने की कोशिश करें एंड टेक द हेल्प ऑफ पॉकेट डिक्शनरी. गुड बाय, टेक केयर, stay at home and stay safe. Bye bye.